तो दोस्तों आज हो गया है 25 अगस्त 2025। एक बार फिर हाजिर हुए हैं गाजा, इजराइल, यमन, ईरान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ। जैसे कि पहली खबर, इजराइल के खिलाफ 57 मुस्लिम देशों के मंत्रियों की सऊदी अरब में इमरजेंसी बैठक। मुस्लिम देशों ने कहा बैठक में इजराइल के खिलाफ ठोस कार्रवाई की होगी बात। और अगली खबर में आपको बताएंगे यमन पर इजराइल का भीषण हमला, राष्ट्रपति भवन को भी बनाया निशाना, कई लड़ाकू विमानों को हौथी ने खदेड़ा। और इसी के साथ आपको बताएंगे ट्रंप नहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पुतिन को चिढ़ाने वाला बयान दिया है यूक्रेन को लेकर। और साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब तक का सबसे बड़ा समझौता हुआ है। इनके अलावा और भी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताएं कि क्या ये शासन दुनिया की शांति के लिए खतरा है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के विदेश मंत्रियों ने आज सोमवार को सऊदी अरब के जेद्दा में इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहे हैं। ये बैठक गाजा पर इजराइल के जारी नरसंहार और उसकी नई कब्जे की योजनाओं पर मिलकर एक मजबूत और एकजुट रुख अपनाने के लिए बुलाई गई। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी इजरायली हमलों और गाजा में ऑपरेशनों के विस्तार पर बात होगी। इस मीटिंग की अध्यक्षता तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान करेंगे, जो अभी OIC काउंसिल के चेयरमैन हैं। दोस्तों OIC ने पिछले हफ्ते ही ऐलान किया था कि गाजा पर इजराइल के पूरे कब्जे की साजिश का मुकाबला करने और मिलकर रणनीति बनाने के लिए विदेश मंत्रियों की यह आपात बैठक होगी। इस बीच OIC यानी 57 मुस्लिम देशों की बैठक से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि ग्रेटर इजराइल का भ्रम दरअसल एक खतरनाक हकीकत है, जो न सिर्फ अस्तित्व के लिए खतरा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। उन्होंने इस्लामी देशों से अपील की है कि इजराइल की विस्तारवादी साजिश का मिलकर और मजबूत जवाब दे। उन्होंने कहा OIC सत्र एक टर्निंग पॉइंट साबित होना चाहिए जो मुस्लिम देशों के सामूहिक इरादे को मजबूती दे। उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बेशुमार ख्वाहिशों को रोका जाए और कत्लेआम, तबाही और इस्लामी जमीनों पर कब्जे की साजिश को आगे बढ़ने से रोका जाए। अरागची ने कहा आगामी OIC मंत्री सत्रीय बैठक सिर्फ फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता के बयान या हालात पर अफसोस जाहिर करने पर सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये इस्लामी उम्मा के लिए एक ऐतिहासिक इम्तिहान है और शायद उन चंद मौक़ों में से एक है जब क्षेत्रीय और वैश्विक गठबंधन बनाकर इजरायली हमले रोके जा सकते हैं। दोस्तों इस हमले की शुरुआत में OIC और अरब देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र में बयान जारी किया था, जिसमें इजराइल की गाजा पर कब्जे की योजना को खतरनाक और अस्वीकार्य बताया था और तुरंत मानवीय मदद गाजा में भेजे जाने की मांग की गई थी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने सब मध्यस्थों और शांति की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इजरायली लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में कई ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक रविवार को हुए इन हमलों में राष्ट्रपति भवन, बिजली घर, ईंधन भंडारण स्थल और अन्य सैन्य ठिकाने निशाना बने। मिली जानकारी के अनुसार 14 इजरायली फाइटर जेट्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और लगभग 40 मिसाइलें बम दागे। हौथी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से अल मसीरा चैनल ने दावा किया कि ज़्यादातर इजरायली विमान को नाकाम कर दिया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। मतलब यमनी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। हौथी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 2 लोग शहीद हुए और 35 लोग जख्मी हुए। वहीं हौथी सुरक्षा सूत्र ने कहा कि हवाई हमले में सना के बीचों बीच बने नगर निगम भवन को निशाना बनाया गया। अल मसीरा टीवी के मुताबिक जिन 2 लोगों की मौत हुई वो एक तेल कंपनी की इमारत पर हुए हमले में मारे गए। चैनल ने यह भी कहा कि शहर के दक्षिण में बिजली घर को भी फिर से निशाना बनाया गया, जिस पर पिछले रविवार को भी हमला हुआ था। दोस्तों इजरायली सेना का कहना है कि यह हमला हौथी विद्रोहियों के बार बार हो रहे हमलों के जवाब में किया गया। इजरायल ने आरोप लगाया कि हौथियों ने शुक्रवार को इजरायल पर मिसाइल हमले में पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। मतलब ऐसा बम जिससे इजरायली आसमान में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ।
क्योंकि ऐसी मिसाइल यानी क्लस्टर बम को रोकना नामुमकिन होता है। हालांकि ये इस्राइल का दावा है। हालांकि इस्राइल के ताज़ा हमले के बाद यमन के हौथी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो रुकने वाला नहीं, वो तब तक हमला करते रहेंगे जब तक गाजा पर इस्राइल का जुल्म जारी रहेगा। आपको बता दें कि नवंबर 2023 से ही हौथी लड़ाके इस्राइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं और लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों को भी निशाना बना रहे हैं जो इस्राइल से जुड़े होते हैं। और इस्राइल भीषण हमला करके यमन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यमन के हौथी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूरोपीय देश नॉर्वे ने इस्राइल की नीतियों के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। नॉर्वे के उप विदेश मंत्री अंद्रियास काराविक ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया इस्राइल की तबाही फैलाने वाली नीतियों के खिलाफ मजबूत कूटनीतिक गठबंधन बनाए। काराविक ने अल जजीरा से बातचीत में कहा, गाजा में जो कुछ हो रहा है वो न सिर्फ अस्वीकार्य है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाना है। इजरायली सरकार गाजा के लोगों पर जंग छेड़े हुए हैं और उन्हें इंसान तक नहीं समझ रही। दोस्तों, 2 दिन पहले ही WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और FAO ने एक साझा बयान जारी किया था जिसमें साफ कहा गया कि गाजा में 5 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी के दलदल में फंस गए हैं। इसी के साथ फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ेंगे और आने वाले हफ्तों में देर अल बलह और खान यूनिस तक अकाल फैल सकता है। नॉर्वे ने इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के हालिया बयान को भी खारिज कर दिया, जिसमें सार ने यूरोप से कहा था कि उसे या तो इजराइल को चुनना होगा या फिर हमास को। नॉर्वे का साफ जवाब है, ये तुलना ही गलत है और दुनिया को गाजा में इंसानियत के खून खराबे पर चुप नहीं बैठना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि रूस अब समझौते की तरफ झुक रहा है और उसने अपनी कई बड़ी शर्तें छोड़ दी है। उनका कहना है कि रूस ने मान लिया है कि वो यूक्रेन में कोई कठपुतली सरकार नहीं बैठा पाएगा। साथ ही रूस ने यह भी मान लिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन का नक्शा और उसकी जमीन बची रहेगी और उसे सुरक्षा की गारंटी भी मिलनी चाहिए। वैंस ने बताया कि 3 साल से ज़्यादा लड़ाई के बाद ये पहली बार है जब रूस नरम पड़ा है। हालांकि उसने हर चीज़ पर रियायतें नहीं दी, लेकिन अब बातचीत आगे बढ़ने लगी। रूस के हाल के हमलों पर, जिनमें एक अमेरिकी कंपनी भी निशाना बनी, वैंस ने कहा, हमें ये पसंद नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब हमारे पास ऐसा राष्ट्रपति है जो युद्ध रोकने के लिए पूरी ताकत से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने रूस पर जबरदस्त आर्थिक दबाव डाला है, जैसे भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाकर रूस की तेल की कमाई कम करने की कोशिश की। ट्रंप का संदेश साफ है, अगर रूस लड़ाई बंद करता है तो वो फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है, लेकिन अगर रूस नहीं रुका तो उसे और अलग थलग कर दिया जाएगा। वैंस ने यह भी साफ किया कि यूक्रेन की जमीन और सीमाओं पर फैसला अमेरिका नहीं करेगा बल्कि खुद यूक्रेन करेगा। अमेरिका सिर्फ बीच का मध्यस्थ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में अपनी फौज नहीं भेजेगा, लेकिन उसे सुरक्षा की गारंटी दिलाने में मदद करेगा। यानी यही अमेरिका यूक्रेन पर अलग बयान दे रहा है और फिलिस्तीन पर अलग। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? खैर, अब देखना यह है कि इस बयान पर रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने रविवार को 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ट्रेड, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। ये समझौता पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हुए। दरअसल इशाक डार 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। दोस्तों, खास बात यह है कि ये यात्रा 13 साल बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बांग्लादेश दौरा था। बांग्लादेश के द डेली स्टार के अनुसार दोनों देश इस सितंबर या अक्टूबर में संयुक्त आर्थिक सहयोग की बैठक आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जो 2 दशक बाद होगी। इसके लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ढाका आ सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जैसे कि वीजा मुक्त समझौता। दोनों देशों के सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट वाले लोग बिना वीजा के एक दूसरे के देश जा सकेंगे
व्यापार कार्य समूह। दोनों देश मिलकर व्यापार बनाने के लिए एक समूह बनाएंगे जो व्यापार से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा। विदेश सेवा अकादमी सहयोग, यानी दोनों देशों के कूटनीतिक प्रशिक्षण संस्थान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और अनुभव साझा करेंगे। मीडिया एजेंसी सहयोग, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन और बांग्लादेश समाचार एजेंसी संघबाद के बीच एक समझौता हुआ है। ये संस्था मिलकर काम करेंगी, रणनीतिक अध्ययन करेगा, यानी दोनों देशों के रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के शोध संस्थान मिलकर काम करेंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान, दोनों देश अपनी संस्कृति, कला और परंपराओं को साझा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यानी दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे का दुश्मन रहा है, लेकिन अब ये तेजी के साथ एक साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये थी आज की खबरें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।